नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो चुका है और जुलाई के पहले हफ्ते में ज़्यादा उम्मीद यह है। तारीख के बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किस तारीख को होगा। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आज लौट रहे हैं और उसके बाद किसी भी दिन जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय पार्टी जो है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी भाजपा की, उसके संगठन में बदलाव होना है। नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी नई टीम नहीं बनी है। बताते हैं कि वो टीम का खाका भी तैयार है, नाम तय हो चुके हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है। तो पहले तो जो मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होता है, सवाल एक उठता है कि सरकार से कुछ लोग क्या संगठन में भेजे जाएंगे। ये पहला विस्तार होगा, मुझे लग रहा है 12 साल में, जिसमें इसकी चर्चा सबसे कम है और इसकी संभावना भी लगभग नहीं है। इस मंत्रिमंडल में 3 लोग हैं जिनको संगठन के काम का अच्छा अनुभव है: भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी। इन तीनों में से कोई संगठन में नहीं जा रहा है। इन तीनों में से कोई मंत्रिमंडल से बाहर नहीं जा रहा है। आम धारणा है धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कि प्रधानमंत्री नाराज़ हैं, जो कुछ हुआ है पेपर लीक को लेकर। वो धारणा सही नहीं है। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नाराज़ बिल्कुल नहीं है। ये संभव है, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत क्षीण संभावना है, लेकिन ये संभव है कि उनको दूसरा विभाग दिया जाए। लेकिन उसके बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। दूसरा कारण ये है कि जो लोग भी मंत्रिमंडल में हैं वो पुराने अनुभवी लोग हैं। नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं, युवा अध्यक्ष हैं। उनके साथ ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाएगा जिनके साथ काम करने में वो असहज महसूस करें। और दूसरा, ये आप मान कर चलिए कि ये जो मंत्रिमंडल में और संगठन में फेरबदल हो रहा है, ये टीम तैयार हो रही है 2029 की। यही टीम 2029 का लोकसभा चुनाव कराएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल जो है 2029 तक होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। छोटे मोटे परिवर्तन की बात अलग है, कोई संगठन में चला जाए, कोई सरकार में चला जाए, एक आध जगह कहीं हो जाए। लगभग 1 दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले। उन राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद एक आध व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, वो सब अलग बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन अब होने जा रहा है, ये दरअसल ये प्रस्तावित था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला होता, 400 एनडीए को न भी मिली होती, तब भी अगर भाजपा 300 क्रॉस कर गई होती, अपने दम पर बहुमत मिला होता, तो ये परिवर्तन होते। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इसको टाल दिया गया। उसके लिए एक परिस्थिति का इंतज़ार किया गया। जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह भाजपा की जीत हुई, और जीत ही नहीं हुई, प्रचंड जीत हुई। और सबसे ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की जीत असंभव के दायरे में थी, जो इस तरह से संभव हुई कि अब सबको लग रहा है कि ये तो बड़ा आसान था, बड़ा स्पष्ट दिख रहा था, हमें क्यों नहीं दिखा। ऐसा बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो देखना चाहते थे उनको दिख रहा था। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है, राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया है। अगर पश्चिम बंगाल भाजपा हार गई होती, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने का प्रयास चल रहा है प्रधानमंत्री का, वो प्रयास न होता। इससे आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ये 2/3 बहुमत के जरिए बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें बहुमत मिले, इसका इंतज़ार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करने वाले। जो करना है 2029 से पहले सारे बड़े काम मुझे लगता है हो जाएंगे। एक बात पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह टारगेट लेकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि नक्सलवाद की समस्या को, माओवाद की समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर दी थी। तब बहुत से लोगों के मन में सवाल था कि तारीख तो नहीं तय करना चाहिए था, कौन जानता है तब तक हो पाएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। 99% से ज़्यादा माओवादी ख़त्म हो चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। अब उन्होंने एक नई घोषणा की है, हालांकि तारीख नहीं दी है,
केवल समय अवधि दी है कि अगले 3 साल में ये जो ड्रग माफिया का रैकेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मादक पदार्थों का जो व्यापार है, उसको ख़त्म कर देंगे। अब आप समझिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर 3 साल में ये हासिल कर लिया भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, ये लक्ष्य अगर हासिल हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अभी तो हम मंत्रिमंडल के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल पहले होगा कि संगठन पहले होगा, एक आध दिन का अंतर हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। संगठन में आप मानकर चलिए कि नए लोगों की बड़े पैमाने पर एंट्री होने जा रही है। भविष्य की भाजपा बनाने की नींव रखी जाएगी इस परिवर्तन से। मंत्रिमंडल में जो वैसे तो कोई जानता नहीं कि कौन आएगा कौन जाएगा। देखिए 12 साल में कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि कौन आएगा कौन जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल से हटेगा। तो जानकारी तो किसी के पास नहीं है, अनुमान सबके पास है, मेरे पास भी कुछ है। तो उसकी बात कर लेते हैं जो अनुमान है, जिसकी चर्चा चल रही। एक ये है कि वित्त मंत्रालय में परिवर्तन होगा। वित्त मंत्री के रूप में 2 नाम चल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 शक्तिकांता दास, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, 5 साल आरबीआई के गवर्नर थे, उससे पहले वित्त सचिव थे। उनका नाम सबसे आगे है, मतलब वो फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री उनको वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए तैयार हैं, और प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के रूप में उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि शक्तिकांता दास वित्त मंत्री नहीं बनते हैं तो दूसरा नाम लगभग तय है, वो आप मानकर चलिए कि होना ही है, वो होंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ दीजिए, वो अपवाद हैं, उनको अलग रखिए। मंत्रिमंडल में इस समय पीयूष गोयल नंबर 1 पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की पसंद के लिहाज से भी आप देखिए और उनकी परफॉर्मेंस को भी देखिए, दोनों स्थितियों में देखिए तो आपको पीयूष गोयल सबसे आगे खड़े दिखाई देंगे। और ये उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। ऐसा नहीं है कि उनको जो है भाग्य के कारण कुछ मिल गया है। ऐसे भी मंत्रिमंडल में लोग हैं जिनको भाग्य के कारण कुछ मिला हुआ है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन पीयूष गोयल ने खास तौर से 2024 के बाद और यूएस ट्रेड डील जो है उसमें जिस तरह की उनकी भूमिका रही है, उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। तो उसका उनको पुरस्कार मिल सकता है और मिलना चाहिए कायदे से। अब ये तो प्रधानमंत्री पर है कि वो क्या सोचते हैं और क्या फैसला करेंगे। दूसरा एक जो है, आप कह सकते हैं इसको काइट फ्लाइंग भी है। उत्तर प्रदेश में संगठन में परिवर्तन हुआ। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को सीधे उपाध्यक्ष बना दिया गया। बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, बहुत से लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ, मानकर चल रहे थे कि ये होगा। अब राजनाथ सिंह के अलावा उनके दोनों बेटे राजनीति में आ चुके हैं, भाजपा में आ चुके हैं। ऐसे में भाजपा जो ये परिवारवाद के विरोध में बोलती है, उसके लिए ये इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल होगा आने वाले समय में। लेकिन क्या चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, ये होगा कि नहीं, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि अगले साल जुलाई 2027 में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति जो अभी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो कैंडिडेट कौन हो सकता है, उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसकी तलाश अभी से शुरू हो गई है। और उस तलाश में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है। शायद वो चौंकाने वाली बात हो, कोई नाम ऐसा आ जाए तो वो अलग बात है। अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें उसका कारण है राजनाथ सिंह का इस समय लक्ष्य जो है अपने छोटे बेटे नीरज सिंह को राजनीति में स्थापित करने का है। उसके लिए उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर वो राष्ट्रपति बनने को तैयार हो जाते हैं, और याद रखिए कि ये परिवर्तन अगर होगा तो उनकी सहमति से होगा, कोई उनको सज़ा देने के लिए, हटाने के लिए नहीं होगा, उनकी सहमति से ही होगा। और वो राष्ट्रपति भवन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो लखनऊ की लोकसभा सीट खाली हो जाएगी। तो आप मानकर चलिए कि उस पर जो बाई इलेक्शन होगा उस पर नीरज सिंह उम्मीदवार होंगे भाजपा के। तो एक तीर से दोनों निशाने, ये 2014 के बाद और ख़ास तौर से 2019 के बाद
राजनाथ सिंह ने ये स्वीकार कर लिया था कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो उनके मन में था, जो उनके नज़दीकी लोग हैं उनसे जो बातचीत उनकी होती है उसमें, कि राष्ट्रपति बनना चाहेंगे वो। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के अलावा अकेले ऐसे नेता हैं किसी भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस की बात कीजिए चाहे भाजपा की बात कीजिए, जो लगातार 12 साल तक सीसीएस के मेंबर रहे हैं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये 4 लोगों की कमेटी होती है। इसमें राजनाथ सिंह 2014 से लगातार है। प्रधानमंत्री के अलावा वो अकेले व्यक्ति हैं जो लगातार जो है इस कमेटी में बने हुए हैं। अब सवाल उठेगा कि इसका फैसला कब हो। जुलाई में चुनाव है, उससे पहले अप्रैल मई जून में ये फैसला हो, तब राजनाथ सिंह का इस्तीफा होगा या अभी होगा। और फिर कह रहा हूँ कि ये जो भी होगा वो राजनाथ सिंह की सहमति से होगा। वो नीरज सिंह के लिए कितनी जल्दी सीट खाली करना चाहते हैं इस पर निर्भर करेगा, और पार्टी में सहमति क्या बनती है इस पर भी निर्भर करेगा। राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाने पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई मतभेद होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कोई शिकायत होगी या कोई ऐतराज़ होगा, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन जाएंगे। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है कि 2026 में रक्षा मंत्री का पद छोड़ेंगे या 2027 में। अगर राष्ट्रपति बनना है तो जाहिर है कि 27 में तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये टाइमिंग जो है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह और मुझे लगता है कि संघ प्रमुख, इन 4 लोगों की सहमति से तय होगा। तो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। उसके अलावा इस मंत्रिमंडल में टैलेंट डेफिसिट बहुत है, तो नए लोगों को लाने की ज़रूरत है। 2029 की टीम बन रही है तो वो दिखना चाहिए कि टीम में बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक फ्रेश लुक दिखाई देना चाहिए। नए लोग आएँ, नई ऊर्जा से आएँ, नया टैलेंट लेकर आएँ, ऐसी कोशिश होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वो तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नाम आएंगे, तब स्पष्ट रूप से पता चलेगा। लेकिन इतना तय मानिए कि बहुत से मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, जो बड़े पदों पर हैं उनकी भी। और ये भी संभावना है कि जो विभाग हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो, नए विभाग बनाए जाएं, कुछ विभागों का विलय हो जाए और उसके आधार पर कुछ नए विभाग बनाए जाएं और किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। ये सब जो है, मैं नहीं मानता कि ये अभी तय होना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है, इस पर एक्सरसाइज काफ़ी समय से चल रही होगी और ये सब तय हो चुका होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि किस जगह पर किसको बिठाना है। रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री की आप बात सुनेंगे तो वो 2047 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है, मंत्रिमंडल के विभागों में किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है जो इस प्रक्रिया को तेज कर सकें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। उस दृष्टि से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो मेरा मानना है कि पिछले 12 साल में जितने मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण फेरबदल या विस्तार ये होने जा रहा है। ये पूरे देश में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, भाजपा की जो ताकत बढ़ी है राजनीतिक रूप से ज़मीन पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी है, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे रक्षा नीति के मामले में हो, स्ट्रेटेजिक मामलों में हो, उसको देखते हुए भारत अब एक नए युग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। और उस युग में जब प्रवेश करेगा तो उसके मंत्रिमंडल का और उसकी पार्टी का स्वरूप क्या होगा, ये तय हो रहा है। तो जुलाई में ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो देखते हैं तारीख कब तक आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर होगा, क्योंकि जुलाई में ही संसद का मॉनसून सत्र होने वाला है। और इस सरकार के लिए मुझे लगता है पिछले 12 सालों का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं इस सत्र में।
तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो जुलाई अगस्त का महीना आप मानकर चलिए कि देश में बड़े परिवर्तनों का महीना होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।